बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने हाल ही में भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपनी दोस्ती और सम्मान को दोहराते हुए कहा कि वो हमेशा पीएम मोदी के दोस्त रहेंगे और भारत अमेरिका के बीच एक विशेष रिश्ता है। ये बयान ऐसे समय में आया जब दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव और टैरिफ विवाद ने रिश्तों में खटास पैदा की है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा, मैं हमेशा मोदी का दोस्त रहूंगा, वो एक महान प्रधानमंत्री है। भारत और अमेरिका के बीच एक खास रिश्ता है। हालांकि उन्होंने भारत के रूस से तेल खरीदने पर निराशा भी जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के सकारात्मक बयान का स्वागत भी किया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जवाब दिया। उन्होंने लिखा कि राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे संबंधों के सकारात्मक मूल्यांकन की हम तहे दिल से सराहना करते हैं, उनका पूर्ण समर्थन भी करते हैं। भारत और अमेरिका के बीच एक अत्यंत पॉजिटिव और दूरदर्शी व्यापक एवं वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है। पीएम मोदी की प्रतिक्रिया उनकी कूटनीतिक शैली को भी दर्शाती है, जिसमें उन्होंने तनाव के बजाय सकारात्मक रिश्तों पर बल दिया। भारत और अमेरिका को लेकर तनाव बढ़ गया है। ट्रंप प्रशासन ने भारत के आयात पर 50% तक टैरिफ लगाया, जिसमें रूस से तेल खरीदने के लिए अतिरिक्त 25% शुल्क शामिल है। इसके बावजूद दोनों नेताओं के हालिया बयान रिश्तों में सुलह की उम्मीद जगा रहे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा कि पीएम मोदी भारत अमेरिका साझेदारी को अत्यधिक महत्व देते हैं और दोनों नेताओं के बीच व्यक्तिगत संबंध हमेशा मजबूत रहे हैं। I think Prime Minister Modi obviously attaches enormous importance to our partnership with the United States. And where President Trump is concerned, he's always had a very good personal equation with President Trump. But the point is, look, we are engaged, we remain engaged with the United States. And at this time, I can't say more than that. But that's really what I would say. विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप और मोदी के बीच इस सकारात्मक संवाद व्यापारिक तनाव को कम करने में मदद कर सकता है। भारत ने अपनी डक डिप्लोमेसी के तहत शांत और संयमित रुख अपनाया है, जो रिश्तों में स्थिरता लाने में सहायक होगा। दोनों देश रक्षा, तकनीकी, ऊर्जा और इंडो पैसिफिक रीजन में सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। ये बयानबाजी न केवल व्यक्तिगत संबंधों को बल्कि वैश्विक मंच भारत अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी को भी मजबूती दे सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल सितंबर में न्यूयॉर्क में होने वाले यूएनजीए के 80th सेशन में हिस्सा नहीं लेंगे और उनकी जगह विदेश मंत्री एस जयशंकर 27 सितंबर को भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह फैसला ऐसे समय में आया जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर रूस से तेल खरीदने के लिए 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव बढ़ा है। पहले जहां जुलाई में जारी सूची में प्रधानमंत्री मोदी का नाम 26 सितंबर को संबोधन के लिए शामिल था, लेकिन अब इस संबोधन को संशोधित करते हुए एस जयशंकर का नाम जोड़ा गया है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का 80वां सत्र 9 सितंबर से शुरू होना है, जिसमें हाई लेवल जनरल डिबेट 23 से 29 सितंबर तक चलेगी। इस साल सत्र का थीम है बेटर टुगेदर 80 इयर्स एंड मोर फॉर पीस, डेवलपमेंट एंड ह्यूमन राइट्स। यह सत्र इजराइल हमास और रूस यूक्रेन युद्ध जैसे वैश्विक मुद्दों पर केंद्रित होगा। 22 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र की 80वीं वर्षगांठ और 24 सितंबर को जलवायु शिखर सम्मेलन जैसे अहम आयोजन भी होने हैं। भारत इस मंच पर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति और ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर 27 सितंबर को यूएनजीए भारत का पक्ष यहां पर रखने वाले हैं, जिसमें वो जलवायु संकट, भू राजनीतिक तनाव और भारत की रणनीतिक स्थिति पर बात करेंगे। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप 23 सितंबर को सत्र को संबोधित करेंगे, जो उनके दूसरे कार्यकाल में पहला यूएनजीए भाषण होगा। ट्रंप ने हाल ही में भारत के रूस से तेल खरीदने पर नाराजगी जाहिर की थी, लेकिन पीएम मोदी को महान प्रधानमंत्री कहकर निजी रिश्तों को मजबूत भी बताया। भारत का ये कदम ट्रंप के टैरिफ विवाद के बीच स्वतंत्र रुख का संकेत देता है। पीएम मोदी का यूएनजीए से दूरी बनाना और जयशंकर को भेजना कूटनीतिक हलकों में चर्चा का विषय है। विशेषज्ञ इसे भारत की स्वतंत्र विदेश नीति और अमेरिका के टैरिफ दबाव के खिलाफ रणनीतिक कदम मान रहे हैं। भारत ने ट्रंप के 50% टैरिफ, जिसमें रूस से तेल खरीद पर 25% जुर्माना भी शामिल है, इसको गलत बताया। जयशंकर के संबोधन में भारत वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति को मजबूत करने और ग्लोबल साउथ के हितों को उठाने पर जोर दे सकता है। बिहार विधानसभा के चुनाव से पहले एसआईआर को लेकर मचे विवाद के बीच चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया। आयोग ने घोषणा की कि एसआईआर को पूरे देश में एक साथ लागू किया जाएगा। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए 10 सितंबर को दिल्ली में सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों की एक बैठक बुलाई गई। आयोग ने भारतीय नागरिकों को शामिल करने के लिए अतिरिक्त दस्तावेजों पर सुझाव मांगे, ताकि मतदाता सूची को और ज्यादा पारदर्शी बनाया जा सके।
10 सितंबर की बैठक में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए कई अहम बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई। इसे मौजूदा मतदाताओं की संख्या, पिछले एसआईआर की तारीख, डेटा डिजिटलाइजेशन की स्थिति, मतदान केंद्रों का युक्तिकरण और कुल केंद्रों की संख्या शामिल है। इसके अलावा बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी कि बीएलओज और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति और प्रशिक्षण की स्थिति पर भी ध्यान दिया जाएगा। ये बैठक एसआईआर को देश भर में लागू करने की स्ट्रैटेजी को अंतिम रूप देगी। बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया 30 सितंबर तक पूरी होने वाली और इस बीच विपक्ष ने एसआईआर को लेकर मतदाता दमन का आरोप भी लगाया, जिसे आयोग ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में भी इस मुद्दे पर सुनवाई चल रही है, जहां आधार और राशन कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट्स को शामिल करने की मांग उठी है। आयोग ने क्लियर किया कि वो पात्र मतदाताओं को शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध है और कोई भी गलत नाम हटाने से पहले पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। चुनाव आयोग ने भी देश भर में एसआईआर लागू करने की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की, लेकिन सूत्रों के मुताबिक 10 सितंबर की बैठक के बाद इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। बिहार में चल रही प्रक्रिया को एक मॉडल के तौर पर दिखा जा रहा है, जिसके आधार पर अन्य राज्यों में भी इसे लागू किया जा सकता है। आयोग का कहना है कि कवायद स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए बेहद जरूरी है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार पर हमला बोला। सोशल मीडिया के जरिए तेजस्वी ने नीतीश सरकार से 10 सवाल पूछे, जिसमें बिहार की गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध और महिलाओं की असुरक्षा जैसे मुद्दों पर सवाल उठाए गए। उन्होंने पिछले 20 सालों को बिहार की 2 पीढ़ियों के लिए बर्बादी का काल करार देते हुए बीजेपी और जेडीयू इन सवालों का जवाब कभी नहीं दे पाएंगे, इसका भी जिक्र किया। तेजस्वी के सवालों में जहां बिहार की जर्जर शिक्षा व्यवस्था, उद्योगों की कमी, पलायन की मजबूरी जैसे गंभीर मुद्दे शामिल हैं, जिसने सियासी माहौल को गरमा दिया है। तो वहीं तेजस्वी के इन सवालों का जवाब देते हुए जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ प्रवक्ता एमएलसी नीरज कुमार ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने तेजस्वी यादव के नाम तेजस्वी को डिकोड करते हुए उन्हें उपद्रवी, पलायनवादी, ईर्ष्यालु, इसके अलावा अभिमानी, स्वार्थी, पाखंडी, फिजूल खर्च, अयोग्य और पूर्ण अहंकारी तक बता दिया। नीरज कुमार कहते हैं कि तेजस्वी केवल आलोचना करते हैं, लेकिन उनके पास बिहार के विकास के लिए कोई ठोस योजना नहीं। जनता दल यूनाइटेड ने तेजस्वी के आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि नीतीश सरकार ने बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए कई बड़े कदम उठाए। 2024 के लोकसभा चुनाव के चुनाव परिणाम ने साबित कर दिया कि नीतीश कुमार जी को महिलाएं सबसे ज़्यादा वोट देती हैं। ये आंकड़े इस बात के गवाह हैं और महिला सशक्तिकरण में बिहार रोल मॉडल है। और बदलते दौर में नीतीश कुमार जी ने जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 7 निश्चय पार्ट 1, 2 में तो काम किया ही, इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशन का एक बड़ा हिस्सेदार महिलाएं हुए। तो नीतीश कुमार जी फैसला लेते नहीं केवल हैं, फैसला को क्रियान्वित करते हैं, निश्चय करते हैं, घोषणा नहीं करते हैं। तो स्वाभाविक रूप से नीतीश कुमार जी का काम तो घर घर में बोलता है। विरोधी भी इस बात को कबूल करते हैं कि हमारे घर में भी, हमारे गांव में भी अगर काम हुआ है तो नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में हुआ है। वह देखिए, राजद नेता मृत्युंजय तिवारी ने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने बिहार की भलाई के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया और अब जब उनकी विदाई तय है तब वो दिखावटी कवायद कर रहे। तेजस्वी ने भी नीतीश कुमार को थका हुआ और अक्षम बताते हुए दावा किया कि 2025 में महागठबंधन की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि जनता अब नीतीश और बीजेपी की नाकामियों से तंग आ गई है। दूसरी तरफ बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी पर सोने की चम्मच लेकर पैदा होने का तंज कसते हुए उनके सवालों को खारिज कर दिया। देखिए, जब कवायद करना था सरकार को आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को बिहार की भलाई के लिए, तो किया नहीं। अब विदाई का समय है, सरकार जा रही है, तो अब ये सब कर रहे हैं, अब क्या फ़ायदा होना है। अब सरकार, ये नीतीश जी की सरकार, बिहार की डबल इंजन की एनडीए सरकार की आयु कहाँ बची है, अब तो जाने वाली है। तो तेजस्वी यादव जी ने प्रत्येक दिन सरकार से सवाल पूछे, उसका जवाब सरकार में बैठे लोग नहीं दे रहे हैं। आज भी पूछे हैं कि बताएं, बिहार सरकार में 20 वर्षों सरकार में है, 11 वर्षों से मोदी जी की सरकार है डबल इंजन। बताइए कि आखिर बिहार गरीबी में टॉप पर क्यों है, बेरोजगारी में क्यों टॉप पर है, पलायन क्यों है।
बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी चरम पर है। तेजस्वी यादव के सवालों और जेडीयू के पलटवार ने राजद और जेडीयू के बीच जुबानी जंग को और तेज कर दिया है। एसआईआर को लेकर भी दोनों दलों में तनातनी चल रही है। वहीं आरजेडी ने इसे मतदाता दमन का हथकंडा बताया। जेडीयू और भाजपा नीतीश सरकार के विकास कार्यों का हवाला देकर जवाब दे रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, बिहार की सियासत में तीखी बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर और तेज होने की संभावना है। इस साल का दूसरा और आखिरी पूर्ण चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 को होने जा रहा है और ये खगोलीय घटना तब होती है जब धरती सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और अपनी छाया चांद पर डालती है। इस दौरान चंद्रमा लाल रंग का दिखाई देता है, जिसे ब्लड मून भी कहा जाता है। ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के कुछ हिस्सों में इसे देखा जा सकेगा। वैज्ञानिकों के लिए ग्रहण धरती की छाया और चंद्रमा की सतह के अध्ययन का एक शानदार अवसर प्रदान करता है। पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पूरी तरह से धरती की छाया में डूब जाता है, जिससे खगोल शास्त्री ग्रहों की गति और वायुमंडलीय प्रभावों का विश्लेषण कर सकते हैं। नासा के अनुसार ये ग्रहण तकरीबन 82 मिनट तक रहेगा, जिससे चंद्रमा की सतह पर लाल रंग की आभा देखने को मिलेगी। ये घटना खगोल प्रेमियों के लिए भी रोमांचक होगी। भारत में चंद्र ग्रहण का धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व बहुत ज्यादा है। हिंदू मान्यताओं में ग्रहण को अशुभ माना जाता है और इस दौरान कई धार्मिक कार्य पर रोक लगाई जाती है। हालांकि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसीलिए इसका सूतक काल लागू भी यहाँ पर नहीं होगा। फिर भी ज्योतिषी इस दौरान सावधानी बरतने की सलाह देते हैं। कई संस्कृतियों में चंद्र ग्रहण को रहस्यमय और आध्यात्मिक घटना के तौर पर देखा जाता है। ये पूर्ण चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 को भारतीय समय अनुसार रात 11:28 पर शुरू होगा और 8 सितंबर की सुबह 2:56 तक चलेगा। ये भारत में दिखाई नहीं देगा। लोग इसे ऑनलाइन स्ट्रीमिंग या खगोलीय वेधशालाओं के माध्यम से देख सकते हैं। वैज्ञानिकों और खगोल प्रेमियों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, जबकि धार्मिक लोग इसे प्रार्थना के लिए ध्यान के तौर पर भी याद रखते हैं। इस ग्रहण के बाद अगला पूर्ण चंद्र ग्रहण 2026 में ही होगा। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर आज भी खतरे के निशान से ऊपर 206.47 मीटर पर बना है, जिससे शहर के निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति है। मयूर विहार, यमुना बाजार जैसे क्षेत्रों में सड़कों और घरों तक पानी पहुंचा। जो पुराना यमुना पुल है, उसके पास सुबह 6:15 बजे के वीडियो में नदी का उफान साफ देखा जा सकता है। राहत शिविरों में भी पानी घुसने से हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें बचाव कार्य में जुटी हुई है। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी ने दिल्ली में आज हल्की बारिश और बादल छाए रहने की भविष्यवाणी की, जिसमें अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री रहने की संभावना है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट और भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट भी जारी हुआ है। सिविल लाइंस जैसे कुछ इलाकों में बाढ़ का पानी कम होने लगा, लेकिन यमुना बाजार, कश्मीरी गेट और दिल्ली सचिवालय के आसपास की स्थिति अभी भी गंभीर है। यमुना नदी का जलस्तर धीरे धीरे कम होने की उम्मीद है, लेकिन खतरा बना हुआ है। होशियारपुर पंजाब में चिंतपूर्णी रोड पर मंगोवाल बैरियर के पास एक एम्बुलेंस की खाई में गिरने से 3 लोगों की जान चली गई और 2 लोग घायल हो गए। पुलिस अधिकारी जसवीर सिंह के अकॉर्डिंग यह हादसा सुबह 3 से 4 बजे के आसपास हुआ, जब हिमाचल प्रदेश से आ रही एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। घायलों को तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाया गया। भारी बारिश की वजह से सड़कों की खराब स्थिति को देखते हुए दरअसल इस हादसे का रीजन माना जा रहा है। पुलिस ने हालांकि मामले में जांच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में लगातार भारी बारिश, भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई। 1 दर्जन से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त हो गए, सड़कें अवरुद्ध हो गई, फसलों को भी भारी नुकसान हुआ। सामाजिक कार्यकर्ता फारूक खान ने बताया कि मजाक कोट मंदिर क्षेत्र में 55 से 60 घर प्रभावित हुए। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि प्रशासन ने निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित निकाला है और टीम आकलन करेगी, फिर राहत प्रदान किया जाएगा। और आइए सीधा आपको तस्वीरें दिखाएंगे उत्तराखंड के बागेश्वर की, जहां पर सीएम धामी पहुंचे हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। काफी नुकसान हुआ है बाढ़ बारिश के चलते, और इसी बारिश के बाद सीएम धामी पूरी स्थिति का जायजा लेते हुए लगातार नजर बनी हुई है। सेंट्रल भी संपर्क में पुष्कर सिंह धामी के लगातार है और केंद्र की तरफ से हर संभव मदद देने का आश्वासन भी दिया गया है। किस तरीके से देखिए घरों को नुकसान पहुंचा है, जो रास्ते हैं वो पूरी तरीके से खराब हो चुके हैं और ऐसे में आवागमन की दिक्कत के साथ साथ जो लोग यहाँ पर रह रहे थे उनको राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया है। लगातार बाढ़ बारिश की स्थिति, लैंडस्लाइड की घटना पहाड़ी इलाकों में देखी जा रही है और इस तरीके की घटनाओं के बाद लोगों के लिए ये मुसीबत का सबब बनी है। ऐसे में ऑन ग्राउंड मौजूद पुष्कर सिंह धामी लोगों से उनका हालचाल लेते हुए, स्थिति का मुआयना करते हुए और इसके बाद
जिस तरीके की जरूरत होगी वैसी मदद प्रशासनिक अमला पहुंचाएगा। प्रशासन को इसको लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और पुष्कर सिंह धामी ऑन ग्राउंड जमीनी हालात को समझने के लिए इस वक्त मौजूद है। उत्तराखंड के बागेश्वर सीएम धामी इस वक्त पहुंच चुके हैं। स्थानीय लोग भी आपको आसपास नजर आएंगे और अब मुमकिन है इस जगह पर लोगों की परेशानी सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से सुनी जाएगी। यहां पर स्थानीय लोग भी मौजूद हैं। बच्चों से बात करते हुए पुष्कर सिंह धामी इस वक्त मुसीबतों का पहाड़ लोगों पर इस वक्त टूटा हुआ है। पहाड़ दरकने के साथ ही मुश्किलों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां के आम लोगों से इस वक्त मुलाकात करते हुए उनका हालचाल जानते हुए ताकि हर संभव मदद सरकार की तरफ से मुहैया कराई जा सके। अलग अलग इलाकों का हवाई सर्वे पहले ही पुष्कर सिंह धामी की तरफ से किया जा चुका है और अब जमीनी हालात समझने के लिए लोगों के बीच मौजूद हैं पुष्कर सिंह धामी।